जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम में। तो फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में मैं आपको ICAR-T1 के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग अपडेट देने वाला हूँ, ICAR-T1 के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा मेरा पिछला वीडियो के लिए जहाँ मैंने रिजल्ट्स के रिगार्डिंग आपको कहा था। देखिए, मुझे जो खबर मिला था मैंने आपको वही दिया था, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ भी अपडेट मिलने से मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अवेयर करा दूंगा। लेकिन मैं भूल गया कि ये ICAR है और यहाँ पे इनके शब्दों का कोई महत्व, कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए अब अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये जो मैंने आपको थंबनेल में लिखा था YP, उसका मतलब होता है यंग प्रोफेशन। इसके कारण जो T1 की वैकेंसी में प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रहा है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको इसमें सब कुछ बता दूंगा आज इस वीडियो में। आपको बहुत कुछ आइडिया मिलने वाला है ICAR के ऊपर भी, ICAR के रिगार्डिंग भी और वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग भी। और इस वीडियो में आपको एक और कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ, वो लास्ट में सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट नोटिस जो है ये सब के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। और हमें एक फ़िज़िकल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा रिजल्ट्स को डिक्लेयर कराने के लिए, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको देखिए, ICAR के बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पे फ्यूचर आप में आप जाके ज्वाइन करने वाले हो, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आउटस्कर्ट्स एरिया में है, मतलब सिटी के थोड़े से दूर में, सिटी से थोड़ा दूर में है, मतलब मेन सिटी का मेन टाउन से थोड़ा दूर में, आउटस्कर्ट जिससे कहते हैं थोड़ा दूर में। भले आपका सेंटर ना रहा हो, आप में से कोई लोग आप बोल सकते हो मेरा तो पूरा सिटी में ही है बोल के, तो एक दो को छोड़ के मैक्सिमम जितना रिसर्च सेंटर है वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स एरिया में है। तो वो सब केस में जब आउटस्कर्ट में जब आपका ऑफिस वगैरह है जहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो भी ये लोग ने, मैंने कहा था आपको कि कॉन्ट्रेक्चुअल में बंदे को रखा है वो थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू, तो वो सब आदमी को 12-13 हज़ार में, ये सब में वो लोग ज़्यादा काम नहीं करना चाहते वैसा जगह में। एक तो उनको सिटी से दूर तक आते हैं, वो उधर के आसपास के जो लोग हैं वही आदमी वहाँ पे काम करना प्रेफर करेंगे, लेकिन ज़्यादा दूर से जाके वहाँ पे काम करना प्रेफर नहीं करते। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि मान ले 12-13 हज़ार जितना है, मैक्सिमम 14 हज़ार जितना, लिटरली 14-14 हज़ार में आदमी काम करते हैं। मैंने एक बंदे को उसका सैलरी पूछा था जो ऐसे काम करता है, बोलता 12,000 है उसका सैलरी। 12,000 में वो पूरा अपना घर चला रहा है। तो वैसा वैसे जो लोग रहते हैं जो काम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम के कारण छोड़ देते हैं, वहाँ पे काम छोड़ देते हैं, उसी के कारण दिक्कत आ जाती है ICAR के रिसर्च सेंटर को। उसीलिए शायद ये जो मीटिंग रखा गया था पिछला, जो मैंने आपको मीटिंग के रिगार्डिंग कहा था, शायद उसीलिए वो लोग जल्दी ज्वाइनिंग करवाना चाहते थे। लेकिन अभी मैं आपको एक दूसरा चीज़ दिखाऊंगा जो है YP। अभी ये YP क्या है, इसमें आपको YP1 का सैलरी 20 से लेकर 30,000 के बीच में दिखेगा, और YP2 का सैलरी 30 से लेकर 40,000, 35,000 जितना YP2 का सैलरी रहेगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि T1 में जो बंदे जाते हैं, टेक्नीशियन जो है, उनका काम क्या है। उनका काम तो एक्चुअली बेसिकली साइंटिस्ट के साथ ही काम करना रहता है, साइंटिस्ट का मदद करना होता है काम। अभी मैं आपको बताता हूँ कि साइंटिस्ट क्या रहता है, मतलब कैसे लोग साइंटिस्ट रहते हैं जो 10-10 साल अपना एजुकेशन किए हैं, पढ़ाई किए हैं, 10-10 साल रिसर्च किए हैं, वैसे टाइप के व्यक्ति रहते हैं जो साइंटिस्ट में रहते हैं ICAR के। स्पेशली साइंटिस्ट हो, सीनियर साइंटिस्ट हो, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हो, जो भी, वो लोग का रिसर्च वगैरह बहुत कुछ रहता है उस फील्ड में। अभी आप खुद सोचिए, वो जो साइंटिस्ट रहता है वो कैसा टाइप का बंदा अपने पास रखना प्रेफर करेगा। एक क्लास 10 पास वाला बंदा जिसे इतना नॉलेज नहीं है ये सब चीज़ का, या फिर वो बंदा को रखना चाहेगा जो बंदा को थोड़ा सा उसके फील्ड में नॉलेज हो। और साइंटिस्ट का अलग अलग फील्ड में काम रहता है, जैसे कोई साइंटिस्ट एनिमल हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई प्लांट हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई एनिमल न्यूट्रिशन का होता है, कोई एनिमल फिजियोलॉजी का होता है, कोई एनिमल रिप्रोडक्शन का हो गया, प्लांट रिप्रोडक्शन का हो गया। ऐसा बहुत सारा फील्ड में साइंटिस्ट का काम रहता है, साइंटिस्ट का रिसर्च वैसा जगह में रहता है। तो वैसा केस में साइंटिस्ट किसको लेना प्रेफर करेगा, एक क्लास 10 वाले बंदे को। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब अल्टीमेटली साइंटिस्ट को क्या करना है, अपना जो काम है रिसर्च जो है उसको अपना बेस्ट देना है गवर्नमेंट को, या फिर जिसको भी वो फर्दर वो देना चाहता है, अल्टीमेटली आउटपुट अच्छा हो वही चाहेगा साइंटिस्ट। तो वैसा केस में साइंटिस्ट को कैसे हेल्प होगा, अगर वो वैसा बंदा को लेगा जो उसको थोड़ा सा अपने फील्ड में जो उसमें काम कर रहा है उसमें नॉलेज हो, क्योंकि वैसा केस में वो अल्टीमेटली अपना बेस्ट एफर्ट दे सकेगा। अब ये केस में क्या होता है, जो T1 का बंदा है वो तो इतना अच्छे से काम नहीं कर सकेगा वो सब चीज़ में, इसलिए एक वैकेंसी आता है जो है यंग प्रोफेशन 1, आइदर आइदर 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा। ये हुआ लेबोरेटरी सेक्शन का बात, जहाँ पे केमिकल्स वगैरह रहेगा। अब ऐसा कहा जाता है कि टेक्नीशियन का काम रहता है सारा रिकॉर्ड रखना, तो रिकॉर्ड तो वो YP वाला भी रख लेगा ना।
वाईपी वाला दूसरा काम भी कर लेगा और रिकॉर्ड भी रख सकेगा। साइंटिस्ट के लिए तो वो जो बंदा रखा है उसने वाईपी 1 वाईपी 2 में, वही करके दे देगा, रिकॉर्ड का भी वही रखेगा, बाकी चीज़ भी देखेगा, उससे ज़्यादा काम करवा सकेंगे साइंटिस्ट। तो ये होता है आपका लेबोरेटरी सेक्शन में। और कोई कोई कहते हैं कि फील्ड में काम रहता है वाईपी 1 का। तो देखिए, फील्ड में काम जो बेसिक एकदम काम रहता है, जो लो लेवल का काम होता है, वो तो किसी वर्कर से करा लेते हैं, किसी लेबर से करा लेते हैं वो सब। अब क्या करेगा उसमें टेक्नीशियन का बंदा, क्या करेगा, बस देख के बैठता रहेगा। टेक्नीशियन का मैं आपको कहना चाहता हूँ कुछ काम ही नहीं रहता है आईसीआर में। मैंने जब एक टेक्नीशियन को पूछा था, वो क्या मीट प्रोसेसिंग का काम करता था वो। तो मतलब उसका काम रहता था वो मीट वगैरह जो सेल करते हैं, वो सब चीज़ में काम करता था। तो उसने कहा, मैंने पूछा था आपको क्या आप ये सब करते हो, मतलब मीट वीट काटने का काम रहता था। तो बोलता, मैं तो ये सब नहीं करता हूँ, मैं बस लेबर को देखता हूँ कि वो काम करता है कि नहीं, और कभी कभी इनकेस लेबर नहीं आया काम पे तब मैं कर देता हूँ। तो भाई कुछ काम ही नहीं है तो फिर ऐसे मेरा एक इंस्टीट्यूट था जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ऐसे 3-4 टेक्नीशियन थे। तो काम नहीं होने के कारण वहाँ से टेक्नीशियन को लेके जाके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में बिठा रहे हैं, वहाँ पे उससे दूसरा काम करवा रहे हैं। टेक्नीशियन का ये कंडीशन है, देखिए उसके लिए काम ही नहीं है उधर। ये सब फैक्टर को याद रखिए आप, इसलिए वैकेंसी में इतना क्यों डिले किया जा रहा है। वैकेंसी देखिए, उसको कहाँ पे जाके पोस्टिंग देंगे, ऑलरेडी काम तो हो ही रहा है। और साइंटिस्ट प्रीफर करना चाहते हैं यंग प्रोफेशनल लोग को रखें, वाईपी 1 या फिर वाईपी 2 को रखेंगे। और जो लो लेवल काम है, काम रहता है, फील्ड में काम रहता है, वो सब तो किसी वर्कर से करवा रहे हैं, तो टेक्नीशियन करेगा क्या। और जो ड्राइवर टेक्नीशियन रहते हैं, देखिए अब नॉर्मल वो किसी बाहर से अगर ड्राइवर उठा के रखते हैं तो उससे कितना भी चाहे काम करा सकते हैं, कभी कभी रात को भी बुला सकते हैं, उसको रात को भी बुला सकते हैं काम करने के लिए, इमरजेंसी पड़ा तो। अभी एक टेक्नीशियन जो ड्राइवर है उसको रखेंगे तो उसके तो सेम वही 9 to 5 वाला जैसा डिमांड रहेगा, वो तो नहीं आएगा। उसको ऊपर से कभी कभी छुट्टी देना पड़ेगा, जो सीएल वगैरह ईएल वगैरह रहता है गवर्नमेंट जॉब में, वो सब भी उसको चाहिए होगा, और एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसको सब कुछ चाहिए होगा। उससे अच्छा वो ऐसा ड्राइवर को ना रख के वो लोग नॉर्मल ड्राइवर को रख लेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो ड्राइवर है टेक्नीशियन T2 आई थिंक इतना कुछ, तो उनका सैलरी आपका 50,000 समथिंग के आसपास बनता है। और एक दूसरा ड्राइवर है जो कॉन्ट्रेक्चुअल में है, 2-3 ड्राइवर है, उसमें से एक ड्राइवर जो है वो आपका परमानेंट है और 2-3 ड्राइवर कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला ड्राइवर का सैलरी आपका 14,000 समथिंग ऐसे, और उसको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है सब कुछ। तो अल्टीमेटली आईसीआर का फ़ायदा किस में है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल को रखेगा उसी में फ़ायदा है। तो देखिए, इतना सारा फैक्टर है जिससे डिफाइन होता है कि टेक्नीशियन के जॉब में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्नीशियन का वैकेंसी क्यों फिल नहीं हो रहा है। आपको एक वाईपी का एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, कैसा रहता है वाईपी, एक यंग प्रोफेशन का एडवर्टाइजमेंट कैसा रहता है, जो साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाला हूँ आपको। आप स्क्रीन में देख सकते हो, देखिए क्या लिखा है इधर, नेम ऑफ द पोस्ट यंग प्रोफेशन 2। इससे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन ऑफ लाइफ साइंसेस, ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस। देख रहे हो आप, डिज़ायरेबल काम के भी लिए वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर, सब कुछ मतलब इधर लिखा जाएगा। और जॉब प्रोफाइल टू असिस्ट पीआई इन प्रोजेक्ट रिलेटेड, कोई डीबीटी प्रोजेक्ट के थ्रू प्रोफेशन को हायर कर रहा है, कोई पीआई प्रोजेक्ट बोल के हायर कर रहा है। देखिए इधर यंग प्रोफेशन 2 35,000, यंग प्रोफेशन 1 25,000। अभी देखिए, तो साइंटिस्ट क्या प्रीफर करेगा, साइंटिस्ट एक 10 पास वाले बंदे को रखना प्रीफर करेगा या फिर ऐसे यंग प्रोफेशन 1 और 2 रखने वो करेगा, क्योंकि आपका टेक्नीशियन आ गया, टेक्नीशियन आने से तो उसको तो अच्छा खासा सैलरी देना पड़ेगा, और उसको काम भी नहीं आता ऊपर से, इसका साइंटिस्ट का जो डिमांड है वो सब काम नहीं आता है। जो अलाउंसेस रहते हैं सारे वैसे ही अलाउंसेस देने पड़ेंगे, खुद के जैसे अलाउंसेस रहेंगे। हाँ, मान लिया 6 महीना से 1 साल तक का ट्रेनिंग होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी तो टाइम लगेगा ना, वो भी तो टाइम। उससे अच्छा तो वाईपी 2 उसको पहले से नॉलेज है वो सब फील्ड में, और आप 6 महीने 1 साल में क्या ही सीख लोगे, जो उसमें 3 साल का ग्रेजुएशन 2 साल का मास्टर डिग्री करके रखा है उसने उस फील्ड में, तो उसको ज़्यादा ही नॉलेज होगा ये सब में। एक टेक्नीशियन की जगह में वो 3-3 यंग प्रोफेशन रख सकते हैं, 3-3 लोगों से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। और उसको देखिए, ऊपर से उस फील्ड में नॉलेज भी है, जो फील्ड में साइंटिस्ट को नॉलेज चाहिए वो सारा फील्ड में उसको नॉलेज है, सब कुछ है देखिए अच्छे से। तो क्यों रखेगा साइंटिस्ट, क्यों चाहेंगे कि आप टेक्नीशियन को रखें। तो ये है मेजर फैक्टर जिसके कारण टेक्नीशियन का डिले कर रहे हैं, और आईसीआर खुद डिले करवाना चाहता है ये सब चीज़ के। अभी मैं आपको कैसी रहती है एक यंग प्रोफेशन की जॉइनिंग लेटर वो दिखाता हूँ। ये जॉइनिंग लेटर रहती है यंग प्रोफेशन की। अब मैंने आपको जो थंबनेल में लिखा था
1 साल तक तो कोई जॉइनिंग नहीं होने वाली है। तो देखिए सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ऐसे यंग प्रोफेशन को हायर कर रहे हैं। कोई दो, किसी के अंडर 2-3 काम करते हैं, किसी के अंदर एक काम करता है। वो बंदा टेक्नीशियन का भी काम कर देगा और उसका जो काम है वो भी कर सकेगा। एक साइंटिस्ट बिना टेक्नीशियन के भी काम करवा सकता है। अगर उसके पास यंग प्रोफेशन हो तो उसको टेक्नीशियन का कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने मेजर जगह में देखे हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया था कि जो थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू काम करते हैं वो तो नॉर्मल वाला काम करते हैं। जो मेजर काम है, सारे डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड रखना, वो सब करना, ये यंग प्रोफेशन ही कर रहे हैं। मैं जितना देखा हूँ आपका एक साइंटिस्ट हमारे उधर डिपार्टमेंट में 30 साइंटिस्ट होंगे, 30 में से एक ही साइंटिस्ट थे जो लो लेवल के 2 बंदों को काम पे रखे हैं। वो नॉर्मल इधर से उधर सामान लाने के लिए, वो सब करने के लिए। बाकी सारों के पास यंग प्रोफेशन है। किसी के पास 2 यंग प्रोफेशन है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 1 है, लेकिन सारा यंग प्रोफेशन से हो रहा है। यंग प्रोफेशन का फील्ड नॉलेज सेम जो साइंटिस्ट का लेवल में जिनके पढ़ाई किया है वही फील्ड में है, तो उससे साइंटिस्ट का भी अच्छा रहता है। अब वो क्यों चाहे उसके जगह में टेक्नीशियन को रखना। आपको मैं ये देखिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर रहता है यंग प्रोफेशन का। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। देखिए यंग प्रोफेशन का, मान लीजिए आज कोई मार्च 31 को ज्वाइन कर रहा है तो वो अगला साल आपका मार्च 29 तक का टाइम रहता है। तो आप पूरा अच्छे से देख सकते हो ज्वाइनिंग लेटर कैसा रहता है। वही मैंने आपको एक एग्जांपल दे के समझाया। देखिए ऐसा है यंग कोर्स भी। तो ये 1 साल तक तो देखिए सारे साइंटिस्ट ने आपका यंग प्रोफेशन रख लिया है। इतना भाई साइंटिस्ट का काम ऐसा नहीं ना, बाकी किसी का काम हम रुकवा दे सकते हैं। इसका काम थोड़ा 1 महीना बाद कराओ, उसका काम 2 महीना बाद कराओ। साइंटिस्ट का काम थोड़ी रुका सकते हैं, नहीं रुका सकते। उसलिए वो साइंटिस्ट यंग प्रोफेशन हायर करते हैं। और देखिए आईसीआर में सबके पास ऑटोनोमस बॉडी है। आईसीआर में अपने पास पावर रहता है। वो चाहे तो वैकेंसी हमें ज़रूरत है बोल के, मान लीजिए हमें 2 यंग प्रोफेशन की ज़रूरत है, हमें ये प्रोजेक्ट में काम करना है बोलने से फिर वो इंटरव्यू लेके ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। ऐसा मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस अच्छे से होता है। इंटरव्यू वगैरह सारा एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है, उसके थ्रू ही होता है। तो ऐसे करके तो 1 साल तक तो आप देखिए ऐसे। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ एडवर्टाइजमेंट। 15 नवंबर के दिन में क्या एडवर्टाइजमेंट आया है, यंग प्रोफेशन 2। 9 नवंबर में देखिए जूनियर रिसर्च फेलो, ये भी साइंटिस्ट अपने पास रखते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो। एक तो साइंटिस्ट जूनियर रिसर्च और सीनियर रिसर्च रखता था, अभी यंग प्रोफेशन भी रखने लग गया है। 3 नवंबर में यंग प्रोफेशन 1 YP2 देख रहे हो ना आप। ये वेन्यू कहाँ पे क्या होने वाला है, यही मैं समझाना चाहता हूँ आपको। लैब असिस्टेंट, ये देखिए लैब असिस्टेंट की भी है। तो ये सब लैब असिस्टेंट में जो टेक्नीशियन वगैरह रहते थे, उनका काम भी वाईपी तो इजीली कर देगा। उसको क्या है, वो दूसरा काम भी कर सकेगा और ये भी काम कर सकेगा। तो यही थी मेजर बातें जो मैंने आपको बताई कि क्यों टेक्नीशियन का डिले हो रहा है। आप सबके सामने किच्छा चिट्टा आगे है सब कुछ। अभी मैं आपको एक मेजर चीज़ बताना चाहता हूँ, स्पेशली आईसीआर के, मतलब आईसीआर को देख। अभी आप एक बार कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन लो, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको मैं क्या करना चाहिए हम सब लोग को मिलके, उसके रिगार्डिंग भी मैं बताने वाला हूँ। कैसे हम रिजल्ट को जल्दी से जल्दी ला सके, उसके रिगार्डिंग भी बताने वाला हूँ। नमस्ते सर। हाँ, मैं टेक्नीशियन री एग्ज़ाम के बारे में पूछना था। इसका जो री एग्ज़ाम हुआ है जुलाई में, इंतजार करो, कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद डिक्लेयर होगा। सर नहीं 29 को नहीं आया तो सर उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद हम क्या बताएं, जब कोर्ट में है, कोर्ट क्या कहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। हम अच्छा सर, डिसाइड करेंगे हमें क्या करना होगा, उसको हम डिसाइड करेंगे। या तो हम लोग सर बहुत ही परेशान है। 2 बार एग्ज़ाम दी उसके बाद भी सर। अरे भाई आपसे ज्यादा मैं परेशान हूँ। हमें हाँ भी सर, काम करवाने की जगह खाली है, हमको भी काम करवाना है। हमें डेफिनेटली कौन सर। सा शौक लगा कि हम डिले करें। लेकिन आप ही लोगों में से तो कुछ लोग कोर्ट में गए हैं। हाँ, पहले जो शायद। देन अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कॉल रिकॉर्डिंग, मेजर सी बात है, कोर्ट के हियरिंग के कारण डिले। तो अभी मेरा एक सवाल है आईसीआर के डायरेक्टर सर से कि देखिए आपका कहना है कि कोर्ट के हियरिंग के कारण, कोर्ट के केस के कारण रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो आपसे मेरा एक सवाल है, तो कोर्ट का मतलब कोर्ट केस तो पहले से भी चल रहा था, तो आपने दूसरा एग्ज़ाम कैसे ले लिया? अगर आपका ये कहना है कि कोर्ट का हियरिंग के चलते आप रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं करोगे, तो आपने कोर्ट का हियरिंग के चलते आपने एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करा लिया? तब तो कोर्ट का केस तो तब भी चल रहा था, आपने तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया। तो कोर्ट का केस चलते चलते आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हो, तो कोर्ट का केस चलते चलते आप रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते? अब रिजल्ट डिक्लेयर कर दो इतने सारे कैंडिडेट्स का। क्या है आपको कोर्ट का हियरिंग से क्या मतलब है? अगर आप एग्ज़ाम ले सकते हो तो रिजल्ट्स क्यों नहीं दे सकते? मेजर मेरा सवाल यही है आईसीआर से। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए हम सबको क्या करना चाहिए।
हम सब एक काम करेंगे, जैसे 29 नवंबर को हियरिंग है ना, तो 29 नवंबर छोड़िए, हम 30 नवंबर को ट्विटर कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। हम आईसीआर को बताएंगे कि अभी हम सीरियस है, भले ही आईसीआर सीरियस ना हो, यंग प्रोफेशन आया कुछ भी है, हम सीरियस है ये चीज़ को लेके। तो अभी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 30 नवंबर को क्या रहेगा आपका। 30 नवंबर को हम सब लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। अगर आपको पता नहीं कि ट्विटर कैंपेन कैसे करते हैं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, जहाँ से देख के आप, मैंने स्पेशली एक वो बनाई है, वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आईसीआर के T1 के रिगार्डिंग ही ट्वीट किया है। T1 के रिगार्डिंग कैसे ट्विटर कैंपेन करते हैं मैंने पूरे अच्छे से समझाया है। आप एग्जैक्टली सेम उसको कॉपी करके भी ट्वीट कर सकते हो। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछो भाई हमें वीडियो प्रोवाइड करो बोल के, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो पूरा देख के कैसे ट्वीट करते हैं वो देख लीजिएगा। आप हमको कमेंट करके बताओ, हम आपको डायरेक्ट रिप्लाई कर देंगे उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ट्विटर कैंपेन करेंगे आपका 30 को, 29 को हियरिंग है, तो फिर 30 को हम ट्विटर कैंपेन करेंगे। और उसके 1-2 दिन बाद हम सब मिल के दिल्ली, जो मेन हेड क्वार्टर है पूसा में जाएंगे। जितने कैंडिडेट्स जा सकेंगे सब मिलके पूसा में जाएंगे, और वहाँ जाके हम ये सवाल पूछेंगे कि कोर्ट केस के चलते आप अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हो, तो कोर्ट केस के चलते आप रिज़ल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते। देखिए, अगर 29 नवंबर को रिज़ल्ट जल्दी डिक्लेयर करने का फैसला दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम 30 नवंबर को ही, 30 नवंबर को हम ट्विटर कैंपेन तो करेंगे ही, प्लस उसके 1-2 दिन बाद हम फिज़िकल प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे। वहाँ जाके हम बोलेंगे हमारा रिजल्ट्स क्यों डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो यही है। तो अब मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि 29 नवंबर को कोर्ट का हियरिंग है, तो 30 नवंबर को सुबह 10 बजे, 30 नवंबर सुबह 10 बजे से आपको ट्वीट करना है, ट्विटर कैंपेन करना है। मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पता नहीं है तो आप कमेंट में पूछो, हमको बताओ कैसे ट्वीट करना है, तो एक वीडियो में आपका रिप्लाई कर दूंगा। वहाँ देख के आप पूरा एग्जैक्टली जैसा मैंने किया है एग्जैक्टली वैसे करो, वो ट्विटर कैंपेन हो जाएगा। हज़ारों 2000 मतलब जितने हज़ारों कैंडिडेट होते हैं उतने करो, उससे आईसीआर को पता चल जाएगा कि हाँ कैंडिडेट्स सोए हुए नहीं है, कैंडिडेट्स को रिजल्ट चाहिए। और उसके बाद हम फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। यही रहा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे आपको अच्छे से समझाना था, इसलिए पुराना वीडियो के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो मुझे खबर मिला मैंने आप सबको वही बताया। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कुछ डाउट है तो पूछिए कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपको यंग प्रोफेशन के रिगार्डिंग बता ही दिया, क्यों यंग प्रोफेशन T1 का जॉब पे प्रॉब्लम आ रहा है यंग प्रोफेशन के कारण, और सब कुछ बताया आपको। और हमारा क्या आगे का स्टेप रहने वाला है उसके रिगार्डिंग भी बताया। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं एक और वीडियो लाऊंगा 29 को ही लाऊंगा। अगर कोर्ट का हियरिंग का क्या अपडेट है मुझे पता चला तो मैं वो उसके रिगार्डिंग लाऊंगा। नहीं होने से भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको रिमाइंड करा देने के लिए अगला दिन ट्विटर कैंपेन करना है बोल के। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में तो पिन कर दूंगा। उसके ऊपर से अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। मैंने डेडिकेटेड एक ट्विटर के लिए वीडियो भी बनाया, क्योंकि पिछली बार क्या था, काफ़ी कैंडिडेट ने मुझे ये पूछा था कि हमको ट्विटर कैंपेन करना नहीं आता, ट्विटर में ट्वीट करना नहीं आता। तो उन सब लोगों के लिए भी है वीडियो, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। वही है, बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही रखते हैं। मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया, जो कुछ किया है आपको बहुत कुछ आज नॉलेज मिल गया होगा, बहुत कुछ पता चल गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।